उद्योग जगत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले धन्ना सेठ के बारे में बात कर रहा हूं साथियों। क्या उनका व्यापार, क्या उनकी जितनी भी कंपनीज हैं, क्या वो एक खोखली बुनियाद के ऊपर टिकी हुई है? जरा सी आंधी आई और सारा का सारा कारोबार ढह गया। नमस्कार, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी जी के बारे में, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी के बारे में। एक नहीं बल्कि दर्जनों से ज्यादा कंपनियां जिनकी भारतवर्ष में हो और सब कुछ उनकी झोली में डाल दिया गया हो, और किस प्रकार से धन्ना सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अमेरिका की एक कंपनी है और उनका कोई दफ्तर इतना बड़ा नहीं है, इतने एम्प्लॉयज नहीं है। 5 लोगों के द्वारा वह कंपनी संचालित होती है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। अमेरिका के अंदर यह कंपनी है। वहां पे नाथन एंडरसन, जो कि इस कंपनी के संस्थापक हैं, वो एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं 24 जनवरी को, और देखते ही देखते धन्ना सेठ की सारी दौलत चवन्नी होने लग जाती है। और भारतीय मीडिया कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई प्राइम टाइम है, ना कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ना आपको बताया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं उनके पास, उन पे चर्चा होगी। वो चर्चा बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि गुमराह किया जाएगा, तथ्य दबाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट बनानी बाकी है, वो आपको उन रिपोर्ट के द्वारा बहलाया जाएगा, लेकिन कोई भी इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बताएगा आपको। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया कि किस प्रकार गौतम अडानी ने पिछले 2-2.5 सालों से लगातार हेरा फेरी करके, फर्जी डॉक्यूमेंट जुटा के वो विश्व में तीसरे पायदान पे पहुंच गए थे। उन्होंने बेहद संगीन आरोप लगाए गौतम अडानी की कंपनियों के ऊपर कि किस प्रकार गौतम अडानी जी ने हेरा फेरी की है, किस प्रकार से वो तीसरे पायदान पे आ गए हैं। और देखते ही देखते साथियों, आज 31 जनवरी तक, यानी सोमवार तक, कल की मैं बात कर रहा हूं, सोमवार तक वो तीसरे से लेके 11वें पायदान पे आ चुके हैं। यानी पूरे विश्व में तीसरे नंबर का अमीर आदमी एक रिपोर्ट के कारण 11वें नंबर पर आ जाता है। क्या वो रिपोर्ट झूठी है? लेकिन गौतम अडानी जी आरोप लगा रहे हैं, इसको दुर्भावनापूर्ण व्यवहार बता रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कह रहे हैं कि यह देश पर हमला है। सोचिए, अगर यह देश पे हमला है तो भारतीय मीडिया के होनहार एंकर क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध के समय ये भारतीय एंकर वहां के बंकरों की फुटेज दिखा रहे थे आपको। रूसी सेना क्या कर रही है, क्या करने वाली है, ये सब कुछ एक्सक्लूसिव चला रहे थे। लेकिन आज भारत पे हमला हो गया। कौन कहता है? अडानी साहब कह रहे हैं, लेकिन ये न्यूज एंकर नहीं दिखा रहे आपको। सोचिए जरा, भारत पे हमला हो गया अडानी जी के अनुसार, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। होगी भी क्यों? क्योंकि अडानी साहब कोई छोटे आदमी नहीं है, ऊपर तक के लिंक है, समझ रहे हैं आप, ऊपर तक के लिंक है। तो इसी कारण से सब रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, सेना क्या कर रही है, क्या करने वाली है, यह सब कुछ एक्सक्लूसिव चला रहे थे। लेकिन आज भारत पे हमला हो गया। कौन कहते हैं? अडानी साहब कह रहे हैं, लेकिन ये न्यूज एंकर नहीं दिखा रहे आपको। सोचिए जरा, भारत पे हमला हो गया अडानी जी के अनुसार, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। होगी भी क्यों? क्योंकि अडानी साहब कोई छोटे आदमी नहीं है, ऊपर तक के लिंक है, समझ रहे हैं आप, ऊपर तक के लिंक है। तो इसी कारण से सब रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि देखते ही देखते 24 जनवरी से आज 31 जनवरी तक 70 अरब नुकसान उनको हो चुका है। सोचिए कितनी बड़ी राशि होगी, 70 अरब। लेकिन इसको नकार दिया जाता है गौतम अडानी के द्वारा कि यह एक षड्यंत्र है, यह दुर्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई है। हिंडनबर्ग के बारे में मैं साथियों आपको बता दूं, हिंडनबर्ग अमेरिका की एक कंपनी है। उन्होंने निकोला कंपनी के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, और निकोला कंपनी देखते ही देखते, यूएसए की कंपनी है, और देखते ही देखते सड़क पे आ गई थी। उन्होंने चैलेंज किया अडानी साहब को
अगर आप हमारे ये फैक्ट्स, आप हमारे ये दावे झुटलाते हैं तो आइए केस कीजिएगा। लेकिन अडानी साहब चुप हैं, केस नहीं कर रहे, क्योंकि केस करेंगे तो सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाएगा। और अडानी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण की गई है। और भारतीय मीडिया क्या कर रहा है? चुप है। समझिएगा, अगर ये रिपोर्ट फर्जी हैं, जो कि हिंडनबर्ग ने लगाई हैं कि ये दावे फर्जी हैं, तो आरबीआई क्यों बयान जारी कर रहा है? भारतीय बैंकों से पूछताछ चल रही है कि आपने कितना पैसा दिया है अडानी ग्रुप को। आरबीआई स्वयं इसकी पूछताछ कर रहा है। एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की मैं बात करूं तो 36,000 करोड़ रुपया एलआईसी का यानी भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी का अडानी के पास है। अगर अडानी डूबा तो एलआईसी भी डूब जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम भी डूब जाएगा। करोड़ों करोड़ों लोग एलआईसी में जीवन पॉलिसी कराते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या होगा जीते जी, क्या होगा उनके मरने के बाद, क्या होगा? क्या भारतीय जीवन बीमा निगम उनको सपोर्ट दे पाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं भारतीय मीडिया के सामने, आम जनमानस के सामने, आप लोगों के सामने, लेकिन इन सब का जवाब कोई नहीं देगा। अगर अडानी साहब कह रहे हैं कि सब बातें फर्जी हैं, तो अडानी साहब क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं बताते कि किस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया है? या अपने आप बचने का उसका कोई तो बहाना होना चाहिए, कोई तो फैक्ट्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यूं कहें कि क्या ये रिपोर्ट्स वास्तविक नहीं होती, मैं बात कर रहा हूं 16 सितंबर 2011 की। तब एक रिपोर्ट छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, रिपोर्ट छपी थी, वहां की एक कैनेडियन एक कंपनी थी वेरिटास कंपनी, उसने विजय माल्या के फ्रॉड का खुलासा किया था और वो बात सच साबित हुई। आज विजय माल्या कहां पे है आप सभी को पता है, लंदन के अंदर बाबूजी मलाई खा रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है, उनको क्यों नहीं पकड़ के लेके आती? लेकिन सब कुछ झोलमाल हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही वेरिटास कैनेडियन कंपनी ने आरोप लगाए थे, ठीक इसी प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के द्वारा। विजय माल्या जी तो भाग गए, ठीक है, क्या गौतम अडानी जी भी भागने की कगार पे हैं? और अगर गौतम अडानी डूब जाते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम की कंपनी के जितने धारक हैं, यानी आप हैं, मैं हूं, आम जनमानस है, उनके रुपए का क्या होगा? ये भविष्य ही बताएगा कि क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि आज जो अडानी समूह है वो बिल्कुल बैकफुट पे है। और अडानी समूह ही नहीं बल्कि उनके द्वारा संचालित जितनी भी कंपनियां हैं, कोयला हो गया, रेल हो गया, बिजली हो गया, खाद्यान्न कंपनियां हो गई बहुत सारी, वो कहां पे चली जाएंगी अगर अडानी ग्रुप डूब गया तो? देश के खिलाफ हमला बताया जा रहा है, कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ के देखा जा रहा है, यानी बताने की कोशिश की गई है, यानी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक बार राज्यसभा में कहा था कि भारत की सरकार ने उनको 2.5 लाख करोड़ रुपए दे रखे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए किनको दे रखे हैं? यानी गौतम अडानी को दे रखे हैं। और एलआईसी को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो। और आपको मालूम है एलआईसी ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का? 87,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा। इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज एसबीआई ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एलआईसी में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, एसबीआई में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं। क्या नारा है एलआईसी का? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी कि ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार का सहारा बनेगा एलआईसी। आपकी बेटी का सहारा, आपके बेटे का सहारा, आपके बच्चों का सहारा, आपके परिवार का सहारा बनेगा एलआईसी। आज उस एलआईसी को एक व्यक्ति ने डुबो दिया। ऐसे ही बहुत सारे बैंक हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, और भी ना जाने कितने बैंकों ने उनको पैसा दे रखा है। और अगर डूबने की कगार पे नहीं है गौतम अडानी जी, तो उन्होंने क्यों सितंबर 2022 को दो बड़ी कंपनी जो सीमेंट कंपनियां हैं,
जो एसीसी हो गई, अंबुजा सीमेंट हो गई, उनके शेयर क्यों गिरवी रखे थे और कितनी रकम के शेयर गिरवी रखे थे, क्या आपको जानकारी है? जी हां, 10 खरब, माफ कीजिएगा, 10 खरब राशि बहुत बड़ी राशि है। 10 खरब में कितने जीरो होते हैं तो हमें नहीं मालूम, भारतीय जनता को नहीं मालूम। 10 खरब रुपए जुटाए जाते हैं अपनी 2 कंपनियों के शेयर गिरवी रख के। सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं मैं। अगर लुटिया डूबी तो क्या परिणाम होगा भारतीय उद्योग जगत पे, या भारत की साख पे क्या धक्का पहुंचेगा? अब मैं उन लोगों की सूची बता रहा हूं जो भारत का पैसा लेके विदेशों में मौज कर रहे हैं, यानी आपका पैसा लेके, हमारा पैसा लेके। भारत के अमीर घरानों का पैसा सुरक्षित है, लेकिन आप लोगों की जेब से निकला हुआ पैसा, मेरी जेब से निकला हुआ पैसा, हम सब की जेब से निकला हुआ पैसा लेके ये लोग भाग गए हैं। एक रिपोर्ट का मैं एक हवाला देता हूं। जनवरी 2015 से लेके 2019 तक देश के 38 अरबपति, जी हां, देश के 38 अरबपति भारत सरकार का पैसा लेके भाग चुके हैं, जिनकी कुछ सूची मैं आपको बताता हूं। जैसे विजय माल्या साहब 9,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो गए। उसके बाद नीरव मोदी साहब आए। नीरव मोदी कितने, यानी 4,000 करोड़ रुपए लेके गायब हो गए। मेहुल चोकसी 60,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं नितिन संदेशरा, 5,000 करोड़ रुपए लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद है जतिन मेहता। ऐसी बहुत सारी सूची है दोस्तों, जो हमारा पैसा यानी आपका पैसा, आम जन का पैसा, इस गरीब जनता का पैसा लेके फरार हो चुके हैं। भारत सरकार ने क्या किया है? सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, मानो 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल। क्या कोई रिपोर्ट बनाई है? क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो उनको पकड़ के लेके आएगी और आपका पैसा सुरक्षित कराएगी? इन सब की जानकारी हमें नहीं है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि भारत के अंदर आरबीआई चुप है, सेबी जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, सेबी चुप क्यों है, इसके पीछे कौन है, देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आम मुद्दे हैं, आपके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं, इतने बड़े मुद्दे हैं जिनसे आपका घर चलता है, आपका चूल्हा चलता है, आपका रोजगार चलता है, लेकिन ये सारी की सारी रिपोर्ट दबा दी जाती है। लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें तो क्रिकेट मैच के ऊपर कमेंट्री सुननी है, हमें तो दूसरे टेलीकास्ट देखने हैं, लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी है, हमें तो प्राइम टाइम देखना है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखनी है। लेकिन जब आम आदमी के जेब से पैसा छीन लिया जाए और वो धन्ना सेठ उस पैसे को चवन्नी में तब्दील कर दे साथियों, तब आपकी आवाज कौन सुनेगा, कौन उठाएगा? इन सब की चिंता हमें नहीं है, और होगी भी क्यों? विश्व गुरु जो बनना है, पहले पायदान पे जाना है। इसी कारण तो आवाज उठाई जा रही है कि यह भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है। कैसा षड्यंत्र है हमें मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम नहीं है। इन सब के बीच अगर अडानी साहब भी विजय माल्या की तरह झोला लेके भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेवार होगा? भारत की सरकार क्यों नहीं उनका पासपोर्ट जब्त करा लेती? सेबी क्यों नहीं जांच करती? अगर अडानी साहब इतने ही सच्चे हैं, क्यों नहीं देश के सामने आके वो अपना बयान रखते? लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, यानी ऑफलाइन सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन आके कोई काम नहीं चल रहा है। ना ही भारत के बड़े बड़े मीडिया घराने इस बात की चर्चा कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। सबको पता है किस प्रकार से तीसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी 11वें पायदान पे आ जाता है। एक सप्ताह भर हुआ है और सारे के सारे शेयर जो कि इनकी कंपनी के हैं, गौतम अडानी जी की कंपनी के हैं, वो सारे के सारे गिरते जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं भी नहीं समझता कि अडानी साहब ने इतना घपला किया होगा, लेकिन अगर घपला किया भी है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सेबी चुप है, सभी संस्थाएं चुप हैं, सभी वित्तीय संस्थाएं जिनका पैसा लगा है अडानी ग्रुप में, सभी डूब जाएंगी। और अगर ये सारी संस्थाएं डूब जाएंगी तो भारत की इस अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जो कि पहले ही कोविड में कितने क्राइसिस झेल चुकी है, जो कि आज मृत सैया पे पड़ी हुई है? क्या होगा उसका?
थोड़ा बहुत उछाल करेंगे। भारत के मेहनतकश आदमी हैं, थोड़ा उछाल लाए थे इन 2 वर्षों में, 1 वर्ष में, यानी 2023 तक हमने उसको सुधारने की कोशिश की थी जीडीपी को। उसका क्या होगा? ये सब प्रश्न हैं और ये प्रश्न आम जन के प्रश्न है, आपके प्रश्न हैं, हम सब के प्रश्न हैं, हम भारतीयों के प्रश्न हैं। जरूर भारत सरकार को आगे आना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच करा लेनी चाहिए, ताकि गौतम अडानी जी ये ना कहें कि ये भारत पर हमला है। और अगर भारत पर हमला है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं एंकर साहिबान आते और अपना कोट तान लेते और खड़े हो जाते कि नहीं नहीं हम बताएंगे कि कौन सी मिसाइल चलानी होगी, हिंडनबर्ग के ऊपर कैसे बम फेंकना होगा, किस प्रकार से बचना होगा। देखते हैं, सवालों के घेरे में हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें द पिनाक 360, और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।